स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं कविराज। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 40 ऐसे वीबीआई मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों एग्जाम से पहले जो है आप लोग सभी को जो है मॉडल पेपर को और गैस पेपर को अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो आधा अधूरा रहेगी। और दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर जो है आपको इसका जो है रिवीजन करवा दूं आप लोगों का मॉडल सेट का, तो आप जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको आप लोग अच्छे से देखेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा गया है कि Zn प्लस CuSO4 3 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पूछा गया है, ठीक है। देखिए आप लोग ने जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, ये सभी अभिक्रियाओं का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या हो रहा है कि Zn और CuSO4 में क्या हो रहा है, Zn जो है SO के साथ में अभी मतलब जो है संकलन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी कि ये क्या है CO को हटा दिया है, Cu को हटा दिया है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई भी अकेला जो है जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या कोई भी तत्व है वो उसको हटाकर जो है उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। तो लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालने पर जो होगा ये आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अब जब लोहे संचारित होने लगती है तब उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है लेपित किया जाता है, और लेपित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गैल्वेनीकरण, ठीक है। संचालन तो आपका क्षय हो जाता है, पानी चढ़ाना वो अलग है और विद्युत अपघटन वो अलग होता है। तो इसका हम लोग जो है लेपित जो करते हैं यानी उसका जो पैड से पैड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है मैंने आपको जो है ऑफलाइन क्लास में बताया था, तो ये क्या होता है, ये सफ़ेद रंग जो है आप लोगों का प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये सफ़ेद, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखिए दोस्तों समझिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, ठीक है, यानी कि Na2ZnOH, तो ये वाला जो अभिक्रिया जो है जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा। तो आपको जो है आपको बताना है। देखिए Na2 प्लस 2 हो जाएगा ZnO, ठीक है। इसके साथ में ZnOH के साथ में अगर ये अभिक्रिया करता है तो किस तरीके से जो है वो प्रतिफल बनेगा इसका, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर Na2ZnO प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, ये लास्ट में जो है मुक्त करेगा, हाइड्रोजन को अलग करके जो ये जो है वियोजन की अभिक्रिया को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका चौथा हो जाएगा। अगला है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला है कि लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए इसका आंसर जाएगा 2 नंबर लीचेन का, ठीक है, लीचेन से बना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हल्दी, मैथिल और ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, उसके बाद है देखो फिनाल फ्लेथिंग तो दिया है, फिर उसके बाद मूली दिया है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें आपको बताना है कि कौन जो है सूचक की तरह जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सूचक की तरह पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ बता दो कि मूली जो है सूचक के रूप से जो है और ये अलग होता है, सूचक की क्रियाओं में नहीं आता है, ठीक है। इसको जो है सूचक के रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो एसिटिक अम्ल का यूपीएक नाम क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईयूपीएक नाम जो है आपका 100% एग्जाम में आएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। सोडियम का जो है आप लोग याद कर लेना, फिर और भी बहुत सारे चीज़ आणविक तत्व है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उनको आप लोगों को अच्छे से रिविजन करना, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है।
तो देखिए इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेथनाइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल को ही मेथनाइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, फिर चूना, ठीक है, संगमरमर का पत्थर, ग्लूकोज और चीनी, इन सभी का जो है फॉर्मूला आप लोगों का 100% जो है एग्जाम में आने वाला है। इनमें से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दिया, ठीक है, फिर आपका विरंजक चूर्ण हो गया, फिर आपका जो है धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, इन सभी का जो है आणविक जो फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है, उसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसका दोस्तों होता है CaSO4 × 1/2 H2O। तो ये वाला आपका 2 नंबर में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान। तो वर्षा का pH का मान क्या होगा अम्ल वर्षा कहलाने के लिए। देखिए अम्ल वर्षा यानी कि सबसे पहले ये समझिए कि अम्ल का जो है pH का मान क्या होता है, याद रखिएगा, यानी कि एसिड का जो है pH का मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक, यही ना होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए जो है उस वर्षा का pH का मान कितना होना चाहिए। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से कम हो जाए। अगर 5.6 से कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो एसिड कहलाएगा, यानी कि अम्ल वर्षा कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 7 से अधिक होगा, 7 से अगर कम हो जाए तो 7 से कम तो वही अम्ली हुआ, लेकिन अम्ल वर्षा कह रहा है तो 7 से कम यहाँ पे कौन दर्शाया गया है, 5.6 ना दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको 5.6 ही आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो देखिए पत्तों में जो है आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छिद्र के बारे में, रंध्र के बारे में पढ़ा ही होगा ना, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वही से जो है आदान प्रदान होता है पत्तियों में गैस का। ठीक है, तो ये आपका रंध्र हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, श्वसन की क्रिया कहलाती है, यानी कि श्वसन होता है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा, इसको अच्छे से टिक लगा लेंगे, याद कर लेंगे। रिवीजन आप लोग को करके जाना है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जितने भी मॉडल सेट आज 5 मॉडल सेट का आप लोगों को रिवीजन कराऊं या ना कराऊं, ऑनलाइन आकर कराऊं या आप लोगों को जो है वीडियो अपलोड करके कराऊं, कि लाइव आकर कराऊं या किस तरीके से कराऊं, नीचे आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, देखो अगला है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है दोस्तों, इसका आंसर जाता है एनीमिया। ठीक है, याद रखेंगे, एनीमिया जो है रोग उत्पन्न हो सकती है रक्त में आयरन की कमी से। अगला है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो जल के निष्कर्षण की क्रिया जो कहलाती है वो होता है वाष्पोत्सर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। अगला है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों द्वारा होता है, क्योंकि फूलों पर ही ना भौरे आते हैं और उसके द्वारा जो है किसी के दूसरे का परागकण जो है किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, तो जिस तरह से जो है उसका जनन की क्रिया शुरू हो जाती है, तो लैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फूलों में जो है फूलों के द्वारा ही पौधों में या पुष्पों में जो है लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अगला है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। 19 नंबर का आपका 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विविखंडन द्वारा जनन होती है। तो द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो इसमें होता है अमीबा में। ठीक है, और इसमें जो है खाली विखंडन होगा हाइड्रा में। ठीक है, और ये राइजोस्पोर्स में तो सिर्फ ये हो जाएगा एकल, मतलब कि सिर्फ बहुखंडन में हो जाएगा, लेकिन द्विखंडन सिर्फ 2 खंडों में होता है अमीबा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे।
अगला है कि मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जन्म जन्म नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जनन होगा। ठीक है, तो मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, युग्मनज, कायिक जनन, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो आप लोगों को मालूम ही है कि मानव में जो है लैंगिक जनन होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है छोड़ेंगे नहीं, उसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। पहला दिया है गर्भाशय, अंडाशय, योनि और फ्लोपियन नलिका में। तो देखिए दोस्तों योनि में तो सिर्फ आपका सेशन मून जाता है, लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में ही क्या होता है कि ये जो है निषेचन की प्रक्रिया को समाप्त करती है, निषेचन की प्रक्रिया करती है। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लोपियन ट्यूब्स हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 दिया हुआ है दोस्तों, इसी को आप लोगों को टिक लगाना है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आप ये नहीं सोचे कि योनि में होता है, योनि नहीं होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अगला देखिए उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दोस्तों सरसों एवं गुड़हल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला है नर एवं मादा युग्मक ओके युग्मक द्वारा बनी कोशिका होती है, यानी कौन सी युग्मक द्वारा बनी होती है, ये आपको पूछा गया है, नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है युग्मनज, वर्तिका, पुंतुतु, उसके बाद यह उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा युग्मनज, क्योंकि नर तथा मादा युग्मक से संयोग से जो है जो युग्मज बनता है यानी युग्मन बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जायगोट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन पूछा जा रहा है। देखिए प्राकृतिक ईंधन नहीं पूछा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म के बारे में आपको बताया था ना कि पृथ्वी के तल से जो निकलती है, तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन ये है आपको जो बताने वाला हूँ, ये इसका आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, 30% जो है कुल ऊर्जा का नाभिकीय विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है या संयंत्रों में पूर्ति करती है। ठीक है, अगला है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडों में नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एल्युमिनियम का छड़। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है, तो निम्न में से कौन सी ऊर्जा जो है खनिज है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर जो है ये ऊर्जा खनिज है। ठीक है, अगला है ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस जो है कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों क्षोभ मंडल। तो देखिए ओजोन गैस जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जो कि समताप मंडल से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ऊर्जा का ग्रहण करने वाले कौन होते हैं, इसका आंसर है दोस्तों आपका उपभोक्ता। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है, उपभोक्ता ही करता है। पहले तो उत्पाद होता है, उसके बाद उपभोक्ता ही वो सारा चीज करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो जलीय आहार श्रृंखला का मतलब हो गया जो पानी के सतह में रहता है या पानी में रहता है। तो देखिए पानी में क्या है, घास, बकरी, शेर तो रहेगा नहीं, शैवाल, जलीय कीट, मछली, तो यही ना रह सकता है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगला है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है, कौन नहीं है पूछा गया है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा का जो उदाहरण है को कौन नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला जो है आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला है कि नरोना नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, कई वर्ष पहले भी एग्जाम में पूछे गए थे सब्जेक्टिव के रूप में, तो ये वाला आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक रखिएगा, माइंड में इसको रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है विद्युत संयंत्र का राज्य कहा जाता है, या उसे जो है नौर नाभिकीय का। ठीक है, अगला है कि आदर्श ईंधन में के कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए आदर्श ईंधन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है और मीथेन भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन
से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो 35 नंबर का हो जाएगा चौथा नंबर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला है, देखिए दोस्तों, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफी बीबीआई क्वेश्चन है, अच्छे से इसको जो है आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो है आवश्यक कौन सी होती है? ये होता यूरेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लें। मैंने अभी जस्ट बताया, तो इसलिए दोस्तों मैं इसका जो है मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या होता है, मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण, इसका भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको जो है इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है क्लियर